The origin of multicellularity. अच्छा, स्पॉन्जिस के बारे में कहा जाता है कि दीज आर द सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, और सेल्स आप जानते हैं कि सेल जो है दीज आर द एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ लाइफ। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लार्जर है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे सेल्स के एग्रीगेशन से बना है, और वैसा होता भी है। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लार्जर है, मीन मल्टीसेलुलर है, तो वो एक्चुअली इन सेल्स की या इन बिल्डिंग यूनिट्स की एग्रीगेशन से बनता है। ठीक है, अब ऐसा भी है नेचर में कि ऑर्गेनिजम्स है विच आर विदाउट सेलुलर डिफरेंशिएशन। ठीक है, उनमें सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं है और लार्जर भी है, लेकिन इस तरह के जो एग्जांपल्स है वो नेचर में बहुत रेयर है। इस केस में जब ऑर्गेनिज्म लार्जर भी हो एंड विदाउट सेलुलर डिफरेंशिएशन हो, उसका बेस्ट एग्जांपल ये सिंगल सेल्ड मेरीन एल्गी है। ठीक है, अब अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की साइज इंक्रीज करें, या दूसरे केस में एक ऑर्गेनिज्म है उसमें साइज की बजाय उनमें सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो, तो आपके ख्याल में बेनिफिट किसको ज्यादा मिलेगा? सो ये कहा जाता है कि जो मल्टी सेलुलरिटी है, इट हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर इंक्रीजिंग द मास ऑफ ए सिंगल सेल। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक सेल को सिर्फ उसके मास को इंक्रीज करें, उसकी जगह अगर ये मल्टीसेलुलर बन जाए तो मल्टीसेलुलर के ज्यादा एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि मल्टीसेलुलरिटी का के जो बेनिफिट्स है वो यूनिसेलुलर से ज्यादा है। तो इस स्लाइड में हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से मल्टीसेलुलरिटी में ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वो कैलकुलेट किया गया है। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में एक्चुअली हम मेजर क्या करते हैं? द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया लाइक स्किन और मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑन ए सेल रिलेटिव टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। इट इज a measure of the amount of surface area like skin or membrane on a cell relative to the volume of the object। तो ये सरफेस एरिया, और ये जो कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का, बहुत सारे एग्जांपल्स नेचर में ये मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एज एन ऑब्जेक्ट गेट स्मॉलर, ठीक है, या अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, सो the object increases the amount of surface area relative to the volume of the object। ठीक है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप ग्रेनुलेटेड शुगर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेनुलेटेड शुगर ज्यादा तेजी से डिसॉल्व हो जाता है अगर इसके मुकाबले में हम शुगर के क्यूब्स लें। मतलब एक आपके पास जो है ग्रेनुलेटेड शुगर है और दूसरी तरफ आपके पास ये क्यूब्स है शुगर के, तो कौन से वाला जल्दी से डिसॉल्व होगा? वही जो ग्रेनुलेटेड है, तो मीन उसका साइज कम है। ठीक है, सो अगर ग्रेनुलेटेड शुगर का देख लें तो इट हैज मैनी मोर सरफेस एरिया। यहाँ पे भी इस इमेज में सरफेस एरिया कैलकुलेट किया गया है। तो लेट से आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपने उसका साइज सिर्फ इंक्रीज किया है। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट वन, ये जो बिग वन क्यूब है उसको देखें। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म था, आपने उसका साइज इंक्रीज कर दिया, तो साइज इंक्रीज करने से उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वही 2 है। ठीक है, अब साइज उसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप जहन में रख लें कि इतने सारे क्यूब्स मैंने बनाने हैं, अभी तो सिर्फ एक क्यूब है ना। ठीक है, तो सेकंड में देखें तो आपके पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में वो इंक्रीज हो रहा है 3, और जो थर्ड वन बिल्कुल एक सिंगल क्यूब जो आपको नजर आ रहा है उसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो 6 है। आप कंसिडर कर ले जो सबसे बड़े वाला क्यूब है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इनमें छोटे छोटे क्यूब्स को छोड़ दें, आप सिर्फ ये कंसिडर कर लें कि ये एक सेल ऑर्गेनिज्म है।
ठीक है। फिर ये जो आप फिर मूव कर रहे हैं, आप इसी ऑर्गेनिज्म की सरफेस एरिया को, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की सरफेस एरिया को आप उसकी साइज को डिक्रीज कर रहे हैं। देखें तो साइज जैसे ही डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब सरफेस एरिया हम क्यों बार बार कह रहे हैं? सेल्स जो है वो सरफेस को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टू एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स विद द एनवायरनमेंट। ठीक है। सो अगर हम एक मास को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, सो इट ग्रेटली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, a workable surface to mass ratio cannot be maintained by increasing the size of a single celled organism. Let's say आपके पास ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से ये आपके पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या जो भी है वो हो रहा है, तो वो इस जो सराउंडिंग पे इसके जो स्पेस बनता है, तो इसी जगह से ये क्या करेगा, लेट्स से बाकी क्यूब्स को छोड़ दें, सिर्फ आप ये कंसिडर कर ले कि ये सिंगल क्यूब है। ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इन सरफेसेस पे, ये जो बिल्कुल इसके इर्द गिर्द सरफेस है, इस पे ये एक्सचेंज करेगा ऑफ मटेरियल एटसेट्रा, जो भी है मूवमेंट जो भी है। ठीक है। दूसरे केस में आप देखें कि आपके पास ये जो क्यूब है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया ये है। ठीक है। अब आप चूंकि इस बड़े वाले क्यूब जितना ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो आप इसके साथ एक और क्यूब भी ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद वो, अगर मैं हाइपोथेटिकली ये कंसिडर कर लूं कि ये वो दूसरा क्यूब है, ठीक है, क्योंकि मैंने साइज इस क्यूब जैसा करना है, मैंने इस तक पहुंचना है इस साइज में। ठीक है। इसी तरह तो आप एक दोनों काउंट कर ले, तो ये जो सेकंड वन है ये वाला, इसका सरफेस एरिया इस फर्स्ट वन जो लार्जर है उससे ज्यादा है। अब थर्ड सिनेरियो में आप और भी साइज कम कर लें, लेट्स से मैं छोटे छोटे क्यूब्स बना लेता हूँ। ठीक है। अब छोटे छोटे क्यूब्स बना के सरफेस एरिया देखें, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये जो स्लाइड था उसमें जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि मल्टीसेलुलैरिटी हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर यूनिसेलुलैरिटी, तो यहाँ पे वो दिखाया गया है कि वो एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। अच्छा, सो अगर एक बॉडी जो है वो लार्जर हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये होगी, नेचर भी ऐसे ही करता है कि लार्जर ऑर्गेनिज्म में फिर वो बजाय इसके कि वो यूनिसेलुलर हो, वो उनको मल्टीसेलुलर बना देता है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड में हमने बात की कि जो स्पॉन्जेस है ये मल्टीसेलुलर है, लेकिन वहां पे हमने कहा था कि ये जो है सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर है। ये है मल्टीसेलुलर, लेकिन इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बाकी मल्टीसेलुलर या मेटाजोन से बहुत ही मुख्तलिफ है। स्पॉन्जी की बॉडी को आप देखें तो वो एक्चुअली एन असेंबलेज ऑफ सेल्स है। ठीक है। और वो सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड है। ठीक है। एम्बेडेड मतलब कि एनक्लोज्ड है। ठीक है। और ये जो सेल्स है दे आर सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन ऑफ माइन्यूट नीडल लाइक स्पेक्यूल्स एंड प्रोटीन्स, और छोटे छोटे नीडल लाइक स्पेक्यूल्स है जो कि उनसे इनका स्केलेटन बना है, और वो स्केलेटन इस बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो बाकी मेटाजोन्स में तो ऐसा नहीं है। ठीक है। सो चूंकि स्पॉन्जेस जो है दे नदर लुक, ना तो बाकी एनिमल्स की तरह नजर आते हैं और ना उनकी तरह बिहेव करते हैं, तो इसी वजह से सो दे वर नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड एज एनिमल्स बाय जूलॉजिस्ट। तो 19th सेंचुरी तक इनको जो जूलॉजिस्ट है वो इनको एनिमल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कंप्लीट एनिमल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये हाँ जी ये एनिमल्स है। लेकिन जो फाइलोजेनेटिक स्टडीज है, तो मॉलिक्यूलर एविडेंस से जो है वो हमें पता चल जाता है, दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स कि स्पॉन्जेस जो है दे कैन बी ग्रुप्ड, दे आर फाइलोजेनेटिकली ग्रुप्ड विद एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, फाइलम पोरिफेरा को फाइलम पोरिफेरा क्यों कहते हैं? सो द फाइलम गॉट इट्स नेम, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से है, पोरस विच मीन पोर एंड फेरा मीन बियरिंग।
पोर बियरिंग, ठीक है। सो आप देखें तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पोर्स है। सो बिकॉज ऑफ हैविंग पोर्स इन द बॉडी, द ऑर्गेनिज्म या द फाइलम गॉट इट्स नेम इज फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। अच्छा, जो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं उनको यूजुअली स्पॉन्जिस कहते हैं, और इसके डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने, बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट रीजन दिए हैं। एक वजह यह है कि देयर बॉडी लेक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक और ऑथर ने लिखा है कि इनकी बॉडी सॉफ्ट है, ठीक है। लेकिन जो भी है, चूंकि इनकी बॉडी इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये स्पॉन्ज की तरह नजर आती है, इसी वजह से इनको स्पॉन्जिस कहा जाता है, ठीक है। जो स्पीशीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पॉन्जिस के 8600 स्पीशीज जो है वो मेरीन है, ठीक है। कुछ ऐसे है जो कि ब्रैकिश वाटर में रहते हैं। अब ब्रैकिश वाटर कौन सा इन्वायरमेंट है? ये वो वाटर है जिसमें सैलिनिटी फ्रेश वाटर से ज्यादा हो लेकिन मेरीन वाटर से कम हो, तो उसको फिर हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है। और कुछ 150 तक स्पीशीज है तकरीबन जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। सो ये जो मेरीन वाटर की हमने बात की कि 8600 ये मेरीन है। सो मेरीन स्पीशीज बहुत ही अबंडेंट है और ये सारे सीज एंड एट ऑल डेप्थ्स हमें मिल सकती हैं, ठीक है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज इनका फ्यू मिलीमीटर से लेके 2 मीटर्स तक हो सकता है इन डायमीटर। ये जो 2 मीटर है, आप लोगों ने शायद सुना होगा लॉगरहेड स्पॉन्जिस, ठीक है। लॉगरहेड स्पॉन्जी का जो साइंटिफिक नेम है स्पेसियो स्पॉन्जिया वेस्पेरियम, ठीक है। ये वो स्पीशी है सी स्पॉन्जी की जो कि फैमिली क्लायोनेइडी से बिलोंग करती है, ठीक है। वैसे तो ये स्पॉन्जीज हाईली टॉक्सिक है फिश के लिए। कुछ ऐसे फिश है जैसे कि एंगल फिश, ठीक है, वो इसको खाता भी है एंड इट इज नोन टू फॉर्म पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द हॉक्सबिल सी टर्टल, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सो ये जो लॉगरहेड स्पॉन्जी है वो एक्चुअली 2 मीटर इन डायमीटर, उसका साइज ओवर 2 मीटर इन डायमीटर उसका साइज जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स है, जैसे कि मैंने कहा कॉमनली हम इनको स्पॉन्जिस कहते हैं। तो स्पॉन्जिस स्पीशी आर ब्राइटली कलर्ड, और इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स इन देयर डर्मल सेल, ठीक है। और ये जो कलरेशन है ये बाकी एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन है, और खासकर वो स्पीशीज जो कि शैलो रॉकी एरियाज में रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ वो स्पीशीज जो कि ब्राइट लाइट को एक्सपोज्ड हो उनमें ब्राइट कलर्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो स्पीशीज भी ब्राइटली कलर्ड है जो कि डार्क एरियाज, जहाँ पे जो है कलर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन करके देख सकते हैं, वैसे हमें कलर नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि वहां पे वो डार्कनेस बहुत है, ठीक है। सो कलरेशन का क्या फायदा इनको हो सकता है? इट कैन सर्व इन विजुअल प्रेडिटर्स प्रे रिलेशनशिप्स, ठीक है। इससे कलरेशन से एक प्रेडिटर को पता चल जाता है कि अपने अनप्रॉफिटेबल प्रे, मतलब कि जो उसको कोई प्रॉफिट नहीं दे सकता, उसको कैसे उसने अवॉइड करना है, ठीक है। और जो सही प्रे है जिससे उसको प्रॉफिट मिल सकता है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। और कलरेशन कैन बी इंसिडेंटल टू पिगमेंट्स, जिससे कि हमने यहाँ पे बात की कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स इन देयर डर्मल सेल्स, ठीक है। तो ये जो कलरेशन है इट मे बी इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि फोटोसेंसिटिविटी, फोटो प्रोटेक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल सपोर्ट, एरोबिक मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा, ठीक है। सो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स को अगर हम देखें तो ये ब्राइटली कलर्ड है बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स इन देयर डर्मल सेल्स। अच्छा, तो कौन कौन से कलर के स्पॉन्जेस हमें देखने को मिल सकती हैं? तो आप देखें, रेड स्पॉन्जेस भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है। और मैंने कुछ के जो येलो के जो और
ऑरेंज और रेड और ग्रीन स्पॉन्जेस के फिगर यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। पर्पल का नहीं है, पर्पल का भी लगा आगे स्लाइड में आपको मिल जाएगा, लेकिन मीन केन में जो कलरेशन है वो इनकी बहुत ही ब्राइटली कलर्ड है, ठीक है। अच्छा, जो फाइलम पोरिफेरा के जो लार्वी है ये तो फ्री स्विमिंग है, ठीक है। आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि फ्री स्विमिंग लार्वी है, लेकिन जो एडल्ट स्पॉन्जीज है, ठीक है, ये हमेशा किसी न किसी रॉक के साथ अटैच्ड होंगे। मीन कि ये एडल्ट जो है वो सेसाइल होते हैं, ठीक है। लार्वल फॉर्म में स्पॉन्जीज फ्री स्विमिंग होते हैं और एडल्ट स्पॉन्जीज दे आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जो है ये रॉक्स हो सकते हैं, शेल्स, कोरल या दूसरे सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जो पानी के अंदर मौजूद है ये हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी है स्पॉन्जीज में जो कि दे बोर होल्स इनटू शेल्स और रॉक्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी है जो कि सैंड या मड पे भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अगर सिमेट्री की बात करें, सो कुछ स्पॉन्जीज इंक्लूडिंग द सिंपलेस्ट दे अपीयर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है, जैसे कि आपको नीचे वाले फिगर में नजर आ रहा है। बट कुछ ऐसे है जो कि क्वाइट इरेगुलर इन शेप है, ठीक है। तो कुछ रेडियली सिमेट्रिकल है और कुछ इरेगुलर इन शेप है, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जीज में जो ग्रोथ पैटर्न है वो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें शेप ऑफ द सबस्ट्रेटम, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, ये सारे शामिल हैं। और ये क्यों इनका ग्रोथ पैटर्न इस पे डिपेंड करता है, हमें कैसे पता चलता है? तो एक ही स्पीशी, सेम स्पीशी जो है, अगर वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में है, मतलब ये शेप ऑफ द सबस्ट्रेटम एक ही स्पीशी में एक जगह पे एक स्पीशी के लिए डिफरेंट है और उसी स्पीशी को दूसरी जगह डिफरेंट कंडीशंस मिल रही हैं, तो इनका जो ग्रोथ पैटर्न होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लें कि वो स्पॉन्जीज जो कम वाटर में, मतलब जो ज्यादा रैपिडली मूव नहीं कर रहा, काम है, तो वो टालर और स्ट्रेटर ग्रो करते हैं देन दोज इन रैपिडली मूविंग वाटर्स, ठीक है। आप इन फिगर्स में देखें एक टालर है और स्ट्रेटर है और दूसरे जो है ये स्मॉलर है, ठीक है। तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि जो मूविंग वाटर है वहां पे इनके फूड कैप्चर करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, एक रीजन ये हो सकती है। और जो कॉम वाटर है वहां पे ये आसानी से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये आगे हम स्लाइड्स में डिस्कशन इस पे करेंगे। अच्छा, बहुत सारे एनिमल्स है, दूसरे एनिमल्स आपको इन फिगर्स में नजर आ भी रहे हैं, जैसे कि क्रैब्स, न्यूडिब्रांक्स, माइट्स, ब्राइजोन्स और फिशेस, जो कि स्पॉन्जिस पे या एज ए कमेंसल इनके साथ रह रहे हैं, स्पॉन्जिस के साथ, या इन पे पैरासाइट्स है, ठीक है। आपको इन फिगर्स में ये जो फर्स्ट वन फिगर है ये मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये जो है नूडिब्रांक है, ठीक है। नूडिब्रांक पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये गैस्ट्रोपोड्स है, शेललेस गैस्ट्रोपोड्स है, ठीक है। और क्रैब्स आपको यहाँ पे, जिसने सर के ऊपर, आगे इस पे डिस्कशन होगी, ठीक है। अपने इर्द गिर्द प्रेडेटर से बचने के लिए या डिफरेंट रीजन इसकी हो सकती है, इसने अपने हेड पे या कैरापेस पे स्पॉन्जिस को मतलब पहना हुआ है जैसे, ठीक है। और माइट्स भी है, माइट्स का तो पिक्चर यहाँ पे नहीं है, ब्रायोजोन्स है वो भी आगे स्लाइड में डिस्कस होगा, और फिशेज है, ठीक है। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि फिश यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे एनिमल्स है जो कि एज ए कमेंसल या एज ए पैरासाइट उस स्पॉन्जिस पे रह रहे हैं, स्पॉन्जिस के ऊपर पैरासाइट्स है या उसके साथ एज ए कमेंसल रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, सो जो लार्जर स्पॉन्जिस है, जैसे कि हमने लॉगर हेड स्पॉन्जिस की बात की थी स्टार्ट में, सो दे particularly tend to harbor a great variety of invertebrate commensals, ठीक है।
बहुत सारे इनवर्टिब्रेट कमेंसल्स लार्ज स्पॉन्जीज में हो सकती हैं, ठीक है। और स्पॉन्जीज दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। मोलस्क्स के ऊपर ये ग्रो कर सकती हैं, बार्निकल्स, ब्रेकियोपोड्स, कोरल्स और हाइड्राइड्स, इनके बॉडी के ऊपर स्पॉन्जेस ग्रो कर सकती हैं। मोलस्क्स तो आप जानते हैं, फाइलम मोलस्का से जो बिलोंग करते हैं। बार्निकल्स का भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है, सब फाइलम क्रस्टेशिया में जो है, ठीक है। ब्रेकियोपोड जो है ये वो लोफोट्रोकोजोन्स है, ठीक है। और इनकी जो वॉल्स होती थी वो हार्ड होती थी, ठीक है। कुछ स्पीशीज अब भी है लेकिन ज्यादातर जो है ये वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, कोरल्स और हाइड्राइड्स भी आप जानते हैं, ठीक है। सो ये जो स्पॉन्जेस है ये इन एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस फिगर में आपको एक क्रैब नजर आ रहा है जिसने एक स्पॉन्जी के पीसेस जो है वो अटैच किए हैं अपने कैरापेस के साथ। तो ये किस लिए, क्यों अटैच करता है कैरापेस के साथ? फॉर कैमोफ्लेज, ठीक है। एनिमल अपने आप को हाइड करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म। अब इस केस में देखें तो इसने एक स्पॉन्जी जो है उसको अपने साथ अपने कैरापेस पे अटैच किया है। हमारे पास टाइप्स भी है कैमोफ्लेज के, आगे जो जाके हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स है, जिसमें कंसीलिंग कलरेशन है, डिसरप्टिव कलरेशन है, डिस्गाइज है और मिमिक्री। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रैब स्पीशीज है ये क्या करते हैं, दे अटैच पीसेस ऑफ स्पॉन्जी टू देयर कैरापेस फॉर कैमोफ्लेज। दूसरा ये कि ये जो स्पॉन्जी है ये टॉक्सिन्स भी मतलब प्रोड्यूस करते हैं। तो इन टॉक्सिन्स की वजह से ये अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्शन भी लेता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रैब है ये नियर बाई एल्जी पे फीड करता है। तो यहाँ पे जो मतलब इस स्पॉन्जी के साथ एल्जी भी, कुछ एल्जी एसोसिएटेड है, तो ये उन एल्जी पे फीड भी करता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि एज ए कमेंसल्स रह रहे हैं, ठीक है, या एज ए पैरासिटिक है इन पे, स्पॉन्जिस पे। तो यहाँ पे आप देखें कि क्रैब्स को कैसे बेनिफिट मिल रहा है स्पॉन्जी से, ठीक है। अच्छा, इस फिगर में रीफ फिशेस आपको नजर आ रहा होगा। रीफ फिशेस क्या करते हैं, दे ग्रेज shallow water sponges, and sponges are an important part of the diet of hawksbill turtle as well, ठीक है। इस फिगर में आप देखें तो एक फिगर में रीफ फिश यहाँ पे फोरेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने लिए फूड तलाश कर रहे हैं। और दूसरे फिगर में देखें तो जो हॉक्स बिल टर्टल है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की लॉगर हेड स्पॉन्जी की, तो वो लॉगर हेड स्पॉन्जी ये किसके लिए डाइट प्रोवाइड करता है, या जो बाकी के स्पॉन्जीज है ये हॉक्स बिल टर्टल के लिए भी एक डाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मीन के हॉक्स बिल टर्टल इनको एज ए फूड यूज करता है, और रीफ फिशेस भी अपने लिए यहाँ पे फूड तलाश करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक न्यूडीब्रांक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि न्यूडीब्रांक ये गैस्ट्रोपोड्स है, ठीक है। सो ये मेरीन गैस्ट्रोपोड मोलस्क्स है, और ये जो नाम है न्यूडीब्रांक, न्यूडीब्रांक इनको इसलिए कहते हैं, इट मींस नेकेड गिल्स, क्योंकि ये शिललेस है, ठीक है। और अनकॉइल्ड गैस्ट्रोपोड है, और ये अपने ब्रिलियंट कलर्स के लिए, आप देखें तो कलर बहुत ही ब्रिलियंट है, अपने ब्रिलियंट कलर्स के लिए बहुत ही मशहूर है। तकरीबन 3000 स्पीशीज भी है न्यूडीब्रांक के, ये आगे हम फाइलम मोलस्का में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अच्छा, तो ये तो खैर न्यूडीब्रांक जो है वो भी स्पॉन्जीज पे फीड करते हैं, और यूजुअली ग्लास स्पॉन्जी पे फीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ स्पॉन्जीज, वैसे तो यूजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ जो स्पॉन्जीज खुद और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन स्पॉन्जीज के साथ एसोसिएटेड है, तो वो कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरीन स्पॉन्जी है, उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट लिशमीनियासिस। यू नो लिशमीनियासिस, जो कि लिशमीनिया ट्रोपिका या लिशमीनिया ब्राजीलियंसिस या लिशमीनिया डोमिनोनाई काज करती हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप्स है लिशमीनियासिस के, विजरल लिशमीनियासिस, क्यूटेनियस लिशमीनियासिस और म्यूकोक्यूटेनियस
लिशमीनियासिस। तो ये लिशमीनियासिस के खिलाफ वो एक्सट्रैक्ट जो है वो इफेक्टिव है। और एक और इस एक्सट्रैक्ट जो है वो हर्पीटिक इन्फेक्शंस के खिलाफ इफेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया है that were isolated from marine taxa, उनकी भी एंटी माइक्रोबियल या एंटी वायरल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे है जो कि स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस को इनहिबिट करते हैं। स्टेफारियस हमारी नॉर्मल माइक्रोबायोटा का हिस्सा है और बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि एम्पिटिगो, बॉयल्स एटसेट्रा वो काज करता है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया है जो कि या उनके प्रोडक्ट्स है जो कि एस्केरिचिया कोलाई के खिलाफ भी वो इफेक्टिव है। ठीक है, ई कोलाई आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जो है वो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं, कुछ स्ट्रेन्स। तो इन बेनिफिट्स की वजह से जो मतलब कम्युनिटी है उनमें वो इंटरेस्ट जो है टू कल्चर स्पॉन्जी वो डेवलप कर गया है, वो इंक्रीज कर गया है। सो दीज एंड अदर रिजल्ट्स हैव इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन स्पॉन्जी कल्चरिंग एज ए सोर्स ऑफ वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल्स। तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी, स्पॉन्जीज जो है इट इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, स्पॉन्जी का जो स्केलेटन है ये स्केलेटल फ्रेमवर्क फाइब्रस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। अगर मौजूद है तो रिजिड स्केलेटन इट कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस और सिलिशियस सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। इन कैल्केरियस या सिलिशियस सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को हम स्पेक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, आपको इन इस फिगर में डिफरेंट जो स्पीशीज है, जो बल्कि क्लासेस कह लें, ठीक है, उनके जो स्पेक्यूल्स है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, स्केलेटन का जो फाइब्रस पार्ट है इट कम्स फ्रॉम कोलेजन प्रोटीन फिब्रिल्स इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑल स्पॉन्जेस। ठीक है, और कोलेजन जो है इट कम्स इन सेवरल टाइप्स, और मतलब ये जो डिफरेंट टाइप्स है कोलेजन के, ये केमिकल कंपोजिशन और फॉर्म में डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइबर्स, फिलामेंट्स और मॉसेस सराउंडिंग स्पेक्यूल्स। ठीक है, और एक फॉर्म है कोलेजन का, उनको हम कहते हैं स्पॉन्जिन। ठीक है, एक फॉर्म है, ये कोलेजन का फॉर्म है। जैसे कि हमने कहा कि कोलेजन जो है इनके सेवरल टाइप्स है जिनकी केमिकल कंपोजिशन या फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। तो एक फॉर्म है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जिन। ठीक है, अच्छा, जो स्पॉन्जेस है ये माइक्रोएल्जी और साइनोबैक्टीरिया को हार्बर करते हैं, या अपने बॉडी सरफेस के ऊपर या डीप इनसाइड द बॉडी। और ये है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। जब ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो बॉडी के अंदर, तो कुछ साइंटिस्ट्स ने इस पे स्टडी की कि लाइट फिर इनको कैसे ट्रांसमिट होती है। तो हाँ जी, फिर इनको पता चला कि जो सिलिशियस स्पिक्यूल्स है ये एक्चुअली ये ये कर सकते हैं, ट्रांसमिट लाइट ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो इंजीनियर्स है और साइंटिस्ट एंजाइमेटिक मशीनरी में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर वहां से आइडिया लेके वो सिलिका नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं और फिर इनको क्या कर रहे हैं, इनको फ्यूज कर रहे हैं इन नैनो पार्टिकल्स को इनटू स्पिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है, अच्छा, स्पॉन्जी की जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन स्पिक्यूल फॉर्म एंड केमिकल कंपोजिशन, कि ये जो स्पिक्यूल है इसका फॉर्म क्या है और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। क्या ये सिलिका से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, या कुछ और है। ठीक है, सो इस बेस पे हमारे पास जो लिविंग पोरिफेरंस है दे हैव बीन असाइंड टू 3 क्लासेस: कैल्सीस्पॉन्जी, हेक्साटेनेलिडा और डिमोस्पॉन्जी। ये जो आपको फिगर में नजर आ रहा है ये कैल्सी स्पॉन्जीज है। तो कैल्सी स्पॉन्जीज में जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि डिपेंड करता है इसकी केमिकल कंपोजिशन पे और फॉर्म पे। तो इनके जो स्पिक्यूल्स है कैल्सी स्पॉन्जी के, दे हैव स्पिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट विद 1, 3 और 4 रेज। ठीक है, तो एक तो ये ग्रुप है कैल्सी स्पॉन्जी। दूसरा है हमारे पास हेक्साटेनेलेट्स। तो हेक्साटेनेलेट्स को ग्लास स्पॉन्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके जो स्पेक्यूल्स है वो सिलिशियस है, 6 रेड सिलिशियस स्पेक्यूल्स है। और ये जो 6 रेज है दे आर अरेंज इन 3 प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जो थर्ड वन ग्रुप है उनको हम कहते हैं डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी का जो मेंबर्स है दे हैव स्केलेटन ऑफ सिलिशियस स्पेक्यूल्स, और ये जो स्पेक्यूल का जो स्केलेटन है
इट डेवलप अराउंड एन एक्सियल फिलामेंट और स्पॉन्जिन फाइबर्स, या ये एक्सियल फिलामेंट और स्पॉन्जिन दोनों भी एक स्पॉन्जी में मौजूद हो सकती हैं इन डेमोस्पॉन्जी के मेंबर्स में। वैसे तो इस ग्रुप की हमने स्टार्ट में बात नहीं की, लेकिन चूंकि ये एक अनयूजुअल ग्रुप है, ठीक है, उसको हम कहते हैं होमोस्क्लेरोमॉर्फा। इनमें वो स्पॉन्जीज है जिनमें स्केलेटन नहीं है, और या जिनमें सिलिशियस स्पेक्यूल्स है बट विदाउट एन एक्सियल फिलामेंट, तो उनको हम फिर होमोस्क्लेरोमॉर्फा में रखते हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। अच्छा, स्पॉन्जीज में फीडिंग कैसे होती है? तो स्पॉन्जीज जो है ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो थ्रू दी इंटरनल कैनाल सिस्टम पंप होता है, तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये कलेक्ट करता है। वाटर इस कैनाल में आता कहाँ से है? तो टाइनी इनकरेंट पोर्स होते हैं आउटर लेयर ऑफ सेल्स में, उनको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, तो इनके थ्रू वाटर एंटर होता है, ठीक है। एक और जो हमारे पास डर्मल ऑसिया है, ये भी इनकरेंट पोर्स है, इनकी जो एवरेज डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर है। बॉडी के अंदर अब वाटर जो है इट इज डायरेक्टेड टू पास थ्रू दी कोएनोसाइट्स। आगे जाके हम इन सारे सेल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोएनोसाइट्स में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है ये इनको कलेक्ट किया जाता है एट दी कोएनोसाइट कॉलर। फिर क्या होता है, मतलब कॉलर में कौन सा ऐसा सेल्स है जो कि कलेक्ट करते हैं, तो वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। सो इस कॉलर को, इन माइक्रोविलाई को ये एज ए फिल्टर यूज करते हैं, और अब इसको एज ए फिल्टर यूज करना इट इज अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन फीडिंग, ठीक है। एक जो स्पॉन्जी की साइज की हम वैसे तो हमने बात की है, जो एक लार्ज साइज स्पॉन्जी है इट कैन फिल्टर अप टू 1500 लीटर्स ऑफ वाटर ईच डे, ठीक है। ये जो है आपको साइकेनाइड स्पॉन्जी दिखाया गया है, उसमें भी वैसा ही है। आगे हम जब स्पॉन्जी के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ल्यूकेनाइड स्पॉन्जी को दिखाया गया है, और वही जो वाटर करंट्स है, जो एक्स करंट और इन करंट मतलब जो केनाल्स है उनको दिखाया गया है। इनको भी हम आगे स्लाइड्स में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पॉन्जीज है ये नॉन सेलेक्टिव ली फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब ये सेलेक्ट नहीं करते कि ये क्या है, बस फूड पार्टिकल जो भी हो ये वो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन फूड पार्टिकल्स में डिट्राइटस, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ये हो सकते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, इनको कोइनोसाइट्स में थ्रू फेगोसाइटोसिस मतलब लिया जाता है, एंटर किया जाता है, ठीक है। अब कोइनोसाइट जो है वो ये प्रोटीन को भी एक्वायर कर सकता है पेनोसाइटोसिस के थ्रू। एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पेनोसाइटोसिस, ठीक है। दो और सेल्स भी है, ये टाइप्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पिनेकोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स, जो कि स्पॉन्जी फीडिंग में रोल प्ले करते हैं। स्पॉन्जी जो है ये वाटर से न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, मतलब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। जो कैप्चर फूड है, ठीक है, ये डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ वाटर टू द बॉडी में, ठीक है। अब ये वाटर फ्लो को बॉडी के अंदर, मतलब एक बहुत ही सिंपल है, हम कहते हैं ना कि स्पॉन्जी सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, तो इस बॉडी में, इस सिंपलेस्ट बॉडी में ये वाटर फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास 3 मेन डिजाइन है बॉडी के, ठीक है, और ये डिजाइन जो है एक दूसरे से, इनमें जो डिफरेंस है ये डिफरेंस ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ द कोइनोसाइट्स है, कि कोइनोसाइट्स कहाँ पे इनमें मौजूद है। तो तीनों डिजाइन्स में डिफरेंट जगह पे मौजूद है, ठीक है। जो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास सिस्टम है उसको हम कहते हैं ऑस्कोनाइड सिस्टम। उसमें जो कोइनोसाइट्स है दे लाई इन ए लार्जर चेंबर, जिस चेंबर में कोइनोसाइट्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है। सो एस्किनाइड में ये स्पॉन्जोसील में कोइनोसाइट्स मौजूद है। साइकेनाइड सिस्टम में कोइनोसाइट्स केनाल्स में होते हैं, और ल्यूकोनाइड सिस्टम में कोइनोसाइट्स ऑक्युपाई डिस्टिंक्ट चेंबर्स। तो ये जो तीनों डिजाइन्स है
इनमें वेरिएशन किस वजह से है? ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द कोइनोसाइट्स। एस्केनाइड में ये स्पॉन्जोसील्स में होते हैं कोइनोसाइट्स, साइकेनाइड में ये केनाल्स में होते हैं, और ल्यूकेनाइड में ये कोइनोसाइट्स डिस्टिंक्ट चैम्बर्स हैं इनके अपने, वहां पे होते हैं। फिगर से हमें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। So these three designs, it demonstrate an increase in complexity and efficiency of the water pumping system, but they do not imply an evolutionary sequence. आपके जहन में ये भी आ सकता है कि ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक दूसरे से इवॉल्व हुआ। They do not imply an evolutionary sequence, ठीक है। चलें केनाल सिस्टम्स पढ़ लेते हैं। तो जो प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, 3 टाइप्स ऑफ पंपिंग सिस्टम्स की, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑस्कनाइड है, ऑस्कनाइड स्पॉन्जेस हैव द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पॉन्जेस क्या करते हैं? दे ड्रॉ वाटर इनसाइड थ्रू माइक्रोस्कोपिक डर्मल पोर्स बाय द बीटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ फ्लैजिला ऑन द कोइनोसाइट्स, ठीक है। अब आपको शायद इस फिगर में नजर आ रहा है, फ्लैजिला है जो कि बीट कर रहे हैं और इसके थ्रू वो पानी को, वाटर को इनसाइड द बॉडी मूव कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक डर्मल पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर पानी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो कोइनोसाइट्स है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की कि ये जो 3 पंपिंग सिस्टम्स है उनमें डिफरेंस कोइनोसाइट की प्रेजेंस पे है कि कोइनोसाइट कहाँ पे मौजूद है। तो आप देखें तो एस्केनाइड में, जैसे कि हमने वहां पे बात की, ये स्पॉन्जोसील में मौजूद है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो दीज कोइनोसाइट्स दे लाइन द इंटरनल कैविटी कॉल्ड द स्पॉन्जोसील, ठीक है। जैसे ही कोइनोसाइट वाटर को फिल्टर करता है और फूड पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो यूज्ड वाटर जो है वो ऑस्कुलम के थ्रू, आपको ये जो ब्लू एरो नजर आ रहा है ऊपर, इसके थ्रू ये बाहर जाता है, ठीक है। तो पहले कोइनोसाइट वाटर को फिल्टर करता है, इसमें जो फूड पार्टिकल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर जो यूज्ड वाटर है जिनकी फिल्ट्रेशन हो चुकी है, तो वो फिर थ्रू ऑस्कुलम एक्सपेल होते हैं बॉडी से। इस डिजाइन के, मतलब इस ऑस्केनाइट डिजाइन के कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन सा लिमिटेशंस है? क्योंकि कोइनोसाइट्स, जैसे कि हम आपने पढ़ा कि ये स्पॉन्जोसील पे मौजूद है, ठीक है, और सिर्फ उसी पानी से ये फूड कलेक्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टली स्पॉन्जोसील वॉल के साथ एडजेसेंट हो। तो मीन कि ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है ये डिजाइन ऑस्केनाइट, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें केल्सी स्पॉन्जी में मिल सकती हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास केनाल सिस्टम है वो है साइकेनाइट। साइकेनाइट्स अपीयरेंस में लार्जर ऑस्केनाइट्स की तरह होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी ट्यूबुलर है और इनमें भी सिंगल ऑस्कुलम है, लेकिन जो बॉडी वॉल है, ठीक है, जो कि स्पॉन्जोसी लाइनिंग है, ये थिकर है और कॉम्प्लेक्स है देन ऑस्केनाइट्स। बाकी ये ऑस्केनाइट्स की तरह हमें नजर आते हैं, लेकिन जो बॉडी वॉल है एक्चुअली वो स्पॉन्जोसील, वो थिकर है और कॉम्प्लेक्स है देन दैट ऑफ ऑस्केनाइट्स। कैसे डिफर करता है ऑस्केनाइट से? जो लाइनिंग है, मतलब ये जो स्पॉन्जोसील लाइनिंग, इट हैज बीन फोल्डेड आउटवर्ड। वो क्या बनाते हैं? टू मेक कोइनोसाइट लाइंड केनाल्स। वो क्या बनाते हैं? कोइनोसाइट लाइन केनाल्स बनाते हैं। मीन के स्पॉन्जोसील लाइनिंग की फोल्डिंग हुई है जो कि कोइनोसाइट लाइन केनाल्स बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? इसने जो ये फोल्डिंग की है बॉडी में, फोल्डिंग द बॉडी वॉल इनटू कैनाल, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है। और इसी तरह कोइनोसाइट कवर्ड सरफेस को भी ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो कैनाल जो है दे आर ऑफ स्मॉलर डायमीटर, अगर हम इसको ऑस्केनाइट स्पॉन्जोसील से कंपेयर करें। सो मोस्ट ऑफ द वाटर इन कैनाल इज एक्सेसिबल टू कोइनोसाइट्स। साइकिनाइट की और एस्किनाइट की हमने बात की थी कि वहां पे जो लिमिटेशन है वो ये है कि कुछ सिर्फ वो पानी जो स्पॉन्जोसील के साथ कोइनोसाइट्स वहां से सिर्फ फूड गैदर कर सकता है। यहाँ पे पानी जो है इट इज ज्यादातर पानी इज एक्सेसिबल टू कोइनोसाइट्स। इस फिगर में साइकिनाइट किनाल सिस्टम को दिखाया गया है। इसमें प्रोसोपाइल, स्पिक्यूल, इनकरंट केनाल्स, एपोपाइल, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो साइकिनाइट की बॉडी में पानी कैसे एंटर होता है? थ्रू डर्मल ऑस्टिया,
वहां से फिर ये जाता है इनटू इनकरेंट कैनाल्स, वहां पे प्रोसोपाइल्स या टाइनी ओपनिंग्स मौजूद है, उसके थ्रू ये रेडियल कैनाल में जाता है। वहां पे जो कोइनोसाइट्स है, अगर इस पानी में कुछ फूड पार्टिकल्स है तो वो उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, और फिर जो कोइनोसाइट का फ्लैजिला है वो बीट करके यूज्ड वाटर को थ्रू एपोपाइल्स स्पोंजोसील में मूव कर देते हैं। और जैसे ही ये स्पोंजोसील में आ जाता है पानी, यूज्ड वाटर, so it exits the body through an osculum, as you can see in the next slide. As you can see in this figure, water जो है ये through dermal ostia enter होके इनकरेंट कैनाल में आ जाता है, फिर वहां से थ्रू टाइनी ओपनिंग्स या प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल कैनाल में जाता है। ठीक है, अब आप देखें तो रेडियल कैनाल दे आर लाइंड विद कोइनोसाइट्स। ठीक है, सो वहां पे कोइनोसाइट जो है, अगर इसमें कोई फूड पार्टिकल है तो वो इंजेस्ट कर लेते हैं, और फिर कोइनोसाइट्स के आपको फ्लैजिला नजर आ रहे हैं, वो फ्लैजिला फिर बीटिंग करके जो यूज्ड वाटर है उसको थ्रू इंटरनल पोर्स या एपोपाइल्स आपको नजर आ रहे हैं, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, स्पोंजोसील में ले जाते हैं। स्पोंजोसील भी आपको नजर आ रहा है, और फिर स्पोंजोसील से जो यूज्ड वाटर है वो थ्रू दी ऑस्कुलम एग्जिट करता है। ठीक है, जो थर्ड टाइप किनाल सिस्टम है उसको हम कहते हैं ल्यूकिनाइट। ल्यूकिनाइट किनाल सिस्टम या ल्यूकिनाइट ऑर्गेनाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स है स्पॉन्जी टाइप्स में। ठीक है, और ये क्या करता है, इट परमिट्स एन इंक्रीज इन स्पॉन्जी साइज। ल्यूकिनाइट डिजाइन में क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है फॉर फूड कलेक्टिंग रीजन्स ये इंक्रीज्ड है, ये साइक्योनाइट से भी इंक्रीज्ड है और ये अस्केनाइट से भी इंक्रीज्ड है। यहाँ पे जो कोइनोसाइट्स है दे लाइन द वॉल्स ऑफ स्मॉल चेम्बर्स। ठीक है, तो इससे जो एफिशिएंसी है कोइनोसाइट्स की वो और भी जो है ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और जो स्पॉन्जी की बॉडी है ल्यूकिनाइड में, इट कंप्राइजेज एन इनॉर्मस नंबर ऑफ टाइनी चेम्बर्स। ये टाइनी चेम्बर्स उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो जो क्लस्टर्स है फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स के, इनको फिल किया जाता है फ्रॉम इनकरेंट कैनाल्स, और फिर वाटर जो है इट इज डिस्चार्ज इनटू द एक्सकरेंट कैनाल्स, और फिर वहां से वो जाता है ऑस्कुलम में। तो ये ल्यूकिनाइड में होता है। चलें इस नेक्स्ट स्लाइड में फिगर में देख लेते हैं। इस फिगर में ल्यूकिनाइड कैनाल सिस्टम को दिखाया गया है। इसमें आप देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे चेम्बर्स हैं जो कि लाइंड है विद कोइनोसाइट्स। तो पानी जो है वो कहाँ से आता है, ये जो इनकरेंट कैनाल के थ्रू इन चेम्बर्स में आता है। जब ये कोइनोसाइट्स जो है इनमें से फूड गैदर कर लेते हैं तो फिर डिस्चार्ज होता है इनटू दी एक्स करंट कैनाल, और वहां से आप देखें तो एक्स करंट कैनाल के थ्रू ये थ्रू ऑस्कुलम ये बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है पानी। ठीक है, यूज्ड वाटर। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेल्स की बात कर लेते हैं कि स्पॉन्जी की बॉडी में कौन कौन से सेल्स होते हैं। सो स्पॉन्जी सेल्स जो है दे आर अरेंज्ड इन ए जिलेटिनस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इस जिलेटिनस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को हम मीजोहाइल या मेसेनकाइम कहते हैं। मीजोहाइल को हम कह सकते हैं कि इट इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्पॉन्जी। मीजोहाइल में वेरियस फाइब्रल स्केलेटल एलिमेंट्स और अमीबाइड सेल जो है वे हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्जी में तो ऑर्गन्स नहीं है, सो द एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स मीन दैट जितने फंडामेंटल प्रोसेसेस है ये दे मस्ट अकर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, और ऐसा ही होता है। जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन है इट अकर बाय डिफ्यूजन इन ईच सेल, और फ्रेश वाटर स्पॉन्जी में एक्सेस वाटर जो है इट इज एक्सपेल्ड वाया कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन आर्कियोसाइट्स एंड कोइनोसाइट्स। इसमें आपको इस फिगर में जो डिफरेंट सेल्स है आर्कियोसाइट्स, पेनिकोसाइट्स और कोलिनसाइट्स वो नजर आ रहा है, और जो कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कह रहे थे मीजोहाइल वो भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, कोइनोसाइट्स वो सेल्स है विच लाइन फ्लैजिलेटेड कैनाल्स एंड चेम्बर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस कैनाल सिस्टम में पढ़ा था कि कोइनोसाइट्स ये फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, और कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जो थ्री कैनाल सिस्टम्स या पंपिंग सिस्टम्स में जो डिफरेंस था वो इनके डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट पे था। ठीक है, सो दे लाइन फ्लैजिलेटेड कैनाल्स एंड चेम्बर्स
ये ओवाइड सेल्स है विद वन एंड एम्बेडेड इन मीजोहाइल, एक एंड जो है वो इनका मीजोहाइल में एम्बेडेड होता है और दूसरा एक्सपोज होता है। तो एक्सपोज एंड पे फ्लैजिलम है, दीज फ्लैजिलम आर सराउंडेड बाय अ कॉलर, कॉलर में एडजेसेंट माइक्रोविलाई मौजूद है जो कि एक दूसरे के साथ थ्रू डेलिकेट माइक्रोफिब्रिल्स कनेक्ट है, ठीक है। और ये माइक्रोविलाई दे फॉर्म अ फाइन फिल्टरिंग डिवाइस फॉर स्ट्रेनिंग फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो जो बीटिंग फ्लैजिला है, मतलब जो फ्लैजिलम बीट कर रहा है, तो ये पानी को मूव कर रहा है थ्रू द सीव लाइक कॉलर, ठीक है। मतलब सीव लाइक कॉलर के थ्रू पानी को मूव कर रहा है। मूव करने के बाद इसमें से जो फूड पार्टिकल्स है उनको ये कलेक्ट कर लेता है और फिर पानी को अगेन बाहर धकेल देता है थ्रू दी ओपन टॉप ऑफ द कॉलर, ठीक है। सो जो पार्टिकल्स लार्ज है जो कॉलर के थ्रू एंटर नहीं हो सकते, तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्रैप्ड इन सीक्रेटेड म्यूकस, और फिर वो थ्रू द कॉलर स्लाइड डाउन करेंगे टुवर्ड द बेस, और वहां पे जो सेल बॉडी है वो इनको फेगोसाइटोस करेगा, ठीक है। फूड जो ये सेल्स एंगल्फ करते हैं तो फिर वो आर्क्योसाइट्स में जाता है फॉर डाइजेशन, और डाइजेशन जो है वो इंटायरली इंट्रासेलुलर है। कोइनोसाइट्स के बारे में कहा जाता है कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रोल है। सो कोइनोसाइट्स की हमने इस स्लाइड में बात की कि ये जो है कहाँ पे मौजूद है, फ्लैजिलेटेड कैनाल्स और चैम्बर्स में मौजूद है। ये ओवाइड सेल्स है, ठीक है। इनका एक एंड जो है वो मीजोहाइल में एम्बेडेड होता है और दूसरा एंड इनका एक्सपोज होता है। एक्सपोज एंड पे फ्लैजिलम है विच आर सराउंडेड बाय अ कॉलर, और कॉलर में छोटे छोटे माइक्रोविलाई है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक फाइन फिल्टरिंग डिवाइस बनाते हैं टू स्ट्रेन फूड। तो बीटिंग फ्लैजिला चूंकि मौजूद है तो वो पानी को पुल करते हैं टुवर्ड दी सिवलाइक थ्रू दी सिवलाइक कॉलर, और फिर ये जो कॉलर का टॉप है इसके थ्रू जो यूज्ड वाटर है वो फोर्स आउट भी हो सकता है। तो जो पार्टिकल्स लार्ज है टू एंटर दी कॉलर तो वो ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस में, और फिर वो कॉलर के साथ वो स्लाइड डाउन करके बेस में आ जाते हैं, वहां पे सेल्स इनको फेगोसाइटोज कर लेते हैं, ठीक है। और जो फूड फेगोसाइटोज या engulf हुआ है वो पास होता है फिर आर्क्योसाइट्स में फॉर डाइजेशन, और इनमें जो डाइजेशन है सारे स्पॉन्जेस में इट इज एंटायरली इंट्रासेलुलर। कोइनोसाइट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रोल है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कोइनोसाइट्स बिल्कुल एंड में देखें तो इनका बिल्कुल एक एंड जो है वो मीजोहाइल में है और दूसरा एंड जो है वो फ्री है, ठीक है। वहां पे फ्लैजिलम भी मौजूद है, ठीक है, जो कि कॉलर को सराउंड करता है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आर्क्योसाइट्स की बात कर लेते हैं। आर्क्योसाइट्स जो है ये अमीबाइड सेल्स है जो कि मीजोहाइल में मूव करते हैं और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एट दी पिनेकोडर्म फूड पार्टिकल्स को फेगोसाइटाइज भी कर सकते हैं, और कोइनोसाइट्स ने जो फूड पार्टिकल्स कलेक्ट किए थे वो ये जो आर्क्योसाइट्स है ये रिसीव कर लेता है फॉर डाइजेशन, उन पार्टिकल्स को ये रिसीव कर लेता है फॉर डाइजेशन। इसके अलावा आर्क्योसाइट की एक और प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड सेल इन द स्पॉन्जी। फॉर एग्जांपल इनसे आर्क्योसाइट्स से स्क्लेरोसाइट्स बन सकती हैं जो कि स्पेक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। स्पॉन्जोसाइट्स में यह डिफरेंशिएट हो सकता है जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स ऑफ द स्केलेटन सिक्रीट करता है। इसके अलावा यह कोलिनसाइट्स में भी डिफरेंशिएट हो सकता है जो कि फाइब्रिलर कोलेजन सिक्रीट करता है। इसके अलावा ये लोफोसाइट्स में भी डिफरेंशिएट हो सकता है जो कि कोलाजिन की लार्ज क्वांटिटी को सिक्रीट करता है, ठीक है। लेकिन उनको मॉर्फोलॉजिकली हम कोलिनसाइट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस फिगर में आपको आर्क्योसाइट्स नजर आ रहे हैं कि ये अमीबाइड सेल्स है, और आप देखें तो ये जगह जगह पे इस मीजोहाइल में मौजूद है, ठीक है। और फंक्शन इनकी क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ये पिनेकोडर्म पे फूड पार्टिकल्स को फेगोसाइटाइज कर सकते हैं, और जो पार्टिकल्स कोइनोसाइट्स ने ऑलरेडी कैप्चर किए हैं फूड पार्टिकल्स तो वो ये रिसीव कर लेता है फॉर डाइजेशन। इसके अलावा ये
जो बाकी सेल्स आपको नजर आ रहे हैं कोलिनसाइट्स एटसेट्रा, तो ये इनमें डिफरेंशिएट भी हो सकता है। अच्छा, पेनिकोसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो पेनिकोसाइट जो है ये थिन फ्लेट एपिथेलियल लाइक सेल्स है जो कि स्पॉन्जी के एक्सटीरियर सरफेस को और कुछ इंटीरियर सरफेसेस को कवर करते हैं। कुछ पेनिकोसाइट जो है वो टी शेप्ड है, ठीक है, और इनकी जो सेल बॉडीज है दे एक्सटेंड इनटू द मीजोहाइल, ठीक है, या मीजेनकाइम। A layer of panicocytes does not constitute an epithelium. क्यों epithelium क्यों नहीं बनाता? Because a basal membrane is lacking in most sponges. क्योंकि बहुत सारे स्पॉन्जेस में बेसल मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है। पेनिकोसाइट क्या करते हैं? दे इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस एट द स्पॉन्जी सरफेस। पेनिकोसाइट्स स्पॉन्जी सरफेस पे फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं। पेनिकोसाइट जो है अगर हम इनको देखें तो ये कंट्रेक्टाइल है एंड दे हेल्प टू रेगुलेट सरफेस एरिया ऑफ स्पॉन्जी, ठीक है। कुछ पेनिकोसाइट जो है दे आर मॉडिफाइड एज कंट्रेक्टाइल मायोसाइट्स, ठीक है, और ये जो कंट्रेक्टाइल मायोसाइट्स है दे आर यूजुअली अरेंज इन सर्कुलर बेंड्स अराउंड ऑस्कुला या ऑस्कुलम या पोर्स। वहां पे ये हेल्प करते हैं टू रेगुलेट रेट ऑफ वाटर फ्लो। तो ये एक और फंक्शन है, ठीक है। इस फिगर में आपको पेनिकोसाइट्स नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल सरफेस पे मौजूद है, एपिथेलियल लाइक सेल्स है, एक्सटीरियर सरफेस को ये कवर कर रहे हैं, इंटीरियर सरफेस तो खैर यहाँ पर नहीं दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।